जाखो राके साइयां मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना जो जग बैरी होए। जहां दर्शकों, आज एक ऐसी कहानी आपके समक्ष लेके आए हैं जिस कहानी को सुन के कहीं ना कहीं आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कहानी ऐसी जो आपको रोने पे विवश कर देगी, कहानी ऐसी जो आपको हैरान कर देगी, और कहानी ऐसी कि कैसे मौत के मुंह से निकल के वापस आना है, इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसे शख्स से आज हम मुलाकात आपकी करवाने वाले हैं और ऐसे शख्स से बातचीत करने वाले हैं कि जिन्होंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है और एक ऐसा दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने विभिन्न गानों में, जो विभिन्न हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय गाने हैं, पहाड़ी लोकगीत हैं, उन्होंने मुख्य अभिनेत्री का काम किया है। किस तरह की इनकी कहानी है और क्या कुछ बीता है इनके साथ और क्या कुछ इन्होंने महसूस किया है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच अभिषेक। तो तानी जी, किस तरह का आपका सफ़र रहा और क्या कुछ कहानी है आपकी, हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। तो ऐसा हुआ था कि जैसे ही मेरा एक गाना है सुरमे दानिनी डब्बी, जो जिसमें कि मिलियंस में व्यूज़ हैं, एक हिमाचली लोकगीत है, तो जैसे ही मेरा वो गाना रिलीज़ हुआ था, उस रात को ही मुझे कुछ दिक्कत सी होने शुरू हो गई थी, जिसमें कि ऐसा रहता है आम तौर पर कि काफ़ी लोगों के मुंह के अंदर उन्हें छाले महसूस होते हैं। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद ये कुछ गर्मी से हो गए हैं और हम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली लेते हैं। तो हमें घर वालों के द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ें कही जाती हैं कि आप कुछ ठंडा खा लीजिए तो ये ठीक हो जाएंगे। पर कभी कभी चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती जितना हम उन्हें ले लेते हैं। तो मैंने भी बेसिकली ऐसा ही किया था। 15-20 दिन तक तो मैं भी कुछ ठंडा खाती रही और ऐसे ही चलता रहा। पर जब मैंने इसे जाके चेक करवाया तो डायग्नोज में एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। तो बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आपकी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स जो आपकी ही बॉडी के अदर हेल्दी सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो कैसे आपको पता लगा कि ये जो बीमारी है आपको हो रही है? क्योंकि आमूमन देखते हैं कि जो गले की खांसी है या जो दाग हैं वो नॉर्मल एक इंसान को मौसम के हिसाब से या वेदर के हिसाब से हो जाते हैं। तो आपको किस तरह से पता लगा, कब आपको ये महसूस हुआ कि ये काफ़ी मतलब हम किसी गंभीर बीमारी जो आने वाले टाइम पे आपको हो सकती है? हाँ जी, तो उस समय में जिस समय मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ था, उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा शूट्स में बिज़ी रहती थी, क्योंकि कुछ मेरे ब्रांड कोलैबोरेशंस भी चल रहे थे और मेरे कुछ गानों के शूट्स भी चल रहे थे। तो उस समय ऐसा रहता था कि आपको पता होगा शूट्स के दौरान हम खाने पीने में काफ़ी लापरवाही करते हैं। लेकिन उस समय मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि शायद उस लापरवाही की वजह से ही मुझे ये दिक्कत हो रही है और ये ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में, अगर मैं इसका अच्छे से ख्याल रखना शुरू करूं। पर एक समय ऐसा आया था कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमने बेसिकली ऐसा ही सुना होता है कि मुंह के अंदर छाले होते हैं, पर हम कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके गले के अंदर भी अल्सर्स बनते हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर, इवन बॉडी के ऊपर वाली लेयर्स में भी अल्सर्स बन सकते हैं। तो जब मैंने इसे चेक करवाया था तो वहाँ पे कुछ टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं जिनके बाद ये पता चलता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है। जी, तो जब आपने डॉक्टर से बात की या उनसे जाना कि ये किस तरह की बीमारी है, तो उन्होंने क्या बताया आपको, ये इसमें कितना टाइम लगेगा उभरने में? और आपने कहा भी कि इससे पहले भी आप काफ़ी चेकअप करवा चुके थे, तो क्या रहा है इसमें? तो होता ऐसा है कि जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मैं बता रही हूँ जो मुझे है, तो इसका ऐसा रहता है कि ये नॉर्मली आप गूगल पे भी कोई भी चेक करेगा तो ये ऐसे होता है 35 या 30 से 35 की एज के लोगों को होता है। लेकिन जब मुझे ये डायग्नोज हुआ था तो आई वाज जस्ट 19। और ये इसका जो मेन कॉज है वो भी कुछ ऐसा है नहीं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसके कुछ, अभी तक तो डॉक्टर्स को भी कुछ पता नहीं है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, लेकिन इसके कुछ 2 कॉज जो कि बताए जाते हैं वो तो ये है कि जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस लेते हैं तब ये होता है, या फिर अगर आपने कोई केमिकल इनटेक कर लिया है उसकी वजह से ये होता है। पर इसका कोई भी मेन कॉज ऐसा है नहीं। तो मेरे टाइम भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने पहली बार इसके टेस्ट वगैरह करवाए थे तो पहली बार तो डॉक्टर्स भी काफ़ी शॉक थे। टांडा मेडिकल कॉलेज से मैंने सभी टेस्ट करवाए थे, तो वो भी काफ़ी शॉक थे कि इतनी छोटी उम्र में ये बीमारी तो हो ही नहीं सकती।
और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी ही आपके साथ चलते हैं। आप हील कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, पर आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। हम कह सकते हैं शुरुआती जो सिम्टम थे वो नॉर्मल जो थे वो सही ही थे। बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स थे जो कि आम तौर पर आम जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को होते भी होंगे कि अल्सर्स हो रहे हैं और वो लाइटली लेते होंगे। पर मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप जल्दी से जाके अपने आसपास किसी भी हॉस्पिटल में जाके उसे चेक करवाएं। तो जो ट्रीटमेंट था आपका वो किस तरह का रहा, किस तरह की दिक्कतें उसमें आई, क्योंकि जो परिवार है वो भी आपके साथ था, या किसकी आपको मदद मिली, और जो मेनली ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस था वो किस तरह का रहा आपका? तो शुरुआत में ही सबसे पहले दिन ही जब मैं गई थी तो पहली बार जो टेस्ट करते हैं उसको एग्जैंक स्मेयर टेस्ट कहते हैं। तो जो आपके मुंह के अंदर अल्सर्स होते हैं उन्हें ब्लेड से, आपको कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं किया जाता। जैंक स्मेयर में ऐसा होता है कि एक ब्लेड लेकर आपके उस अल्सर का मॉइस्चर जो है वो ब्लेड से निकाला जाता है और फिर उस मॉइस्चर को जाके लैब में टेस्ट करवाया जाता है, उससे पता चलता है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ होती है जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई कैंसरस सेल तो प्रेजेंट नहीं है। उसके लिए आपकी बायोप्सी की जाती है। तो बायोप्सी में आपकी बॉडी का एक टुकड़ा, आपकी स्किन का एक टुकड़ा निकाला जाता है। तो स्टार्टिंग से ही ऐसे टेस्ट होना शुरू हो गए थे जो कि ओटी में किए जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं। और फिर उसके बाद तक तो मैं नॉर्मल स्टीरॉइड्स मैंने जहाँ भी वीडियोस डाली हैं, लोगों का काफ़ी कंसर्न है कि स्टीरॉइड्स लिए ही क्यों थे, बॉडी बिल्डिंग करनी थी। तो बेसिकली स्टीरॉइड्स जो हैं वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। स्टीरॉइड्स आपकी दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए डॉक्टर्स आपको देते हैं। तो मैं भी वो स्टीरॉइड्स ही ले रही थी, पर स्टीरॉइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद मेरा फ्लेयर अप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। तो तकलीफें किस तरह की आई? जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट जब आपका चला तो उस दौरान किस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया गया और कितनी परेशानी हुई? जैसे कि आपने कहा कि इंजेक्शन भी आपको लगाए गए, उस बारे में कुछ बताइए। तो इसके लिए आपको लगाते हैं इम्यूनिटी सप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं उनको। तो वो एक इंजेक्शन आता है, उसका नाम रिटुक्सीमैब है। तो इट कॉस्ट मे बी 90,000 पर वाइल, एक वाइल उसकी। तो लेकिन उससे भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता। उसकी 2 डोजेस के बाद पेशेंट ठीक होता है और उसका काम ये है कि वो आपकी इम्यूनिटी के जो बी सेल्स जो कि आपकी बॉडी में जाके दिक्कत कर रहे हैं उन सेल्स को बिल्कुल ही सप्रेस कर देता है। तो उसके बाद आपको काफ़ी दिन तक घर से बाहर जाना, मतलब अगर तो कोई भी पेशेंट ऐसे डायग्नोज वाला है तो उन्हें तो ये ट्रीटमेंट शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत लेट हो चुके थे और जब तक हम लोग वो ट्रीटमेंट लेने के लिए गए तब तक तो बहुत ही देर हो चुकी थी। तो मेरे सारे टेस्ट करने के बाद भी तो काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि ये इंजेक्शन सिर्फ तब लगाया जाता है तब जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो। पर हॉस्पिटल में रहने के कारण काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन रहता था मेरी बॉडी में, तो वो इंजेक्शन मुझे काफ़ी लेट लगा। तो परिस्थितियाँ किस तरह की रही हॉस्पिटल में, या जो स्टाफ था उनका, या आपकी जो फैमिली मेम्बर्स थे? वो जो कहते हैं कि जो इसमें स्किन भी जो है वो भी जलती है, तो जो कपड़े पहनने में या कुछ भी चलने फिरने में, तो किस तरह की तकलीफें जो हैं आपको उस दौरान देखने को मिली? तो शुरुआत में मैं 19 फरवरी को जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो मैंने सारा समय अपना प्राइवेट वार्ड में ही निकाला है, क्योंकि जनरल वार्ड में रहने के काबिल तो मैं थी भी नहीं। और प्राइवेट वार्ड में रहती थी तो सभी के सभी डॉक्टर्स आया करते थे। टांडा में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। मैंने ऐसा सुना है लोगों से कि मेडिकल कॉलेज टांडा में लोगों को मार दिया जाता है या फिर ऐसा कुछ, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है सभी डॉक्टर्स ने, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था। सभी सिस्टर्स का, डॉक्टर्स का बहुत अच्छा बिहेवियर था। और उस समय जब मैं एडमिट हुई थी तो सबसे पहले मुझे 36 बॉटल्स एंटीबॉडीज़ की लगाई गई थी, जिनमें 6 दिन लगे थे। तो 6 दिन तक तो सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही लगती थी। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं स्किन जलती है, तो ये बीमारी ऐसी है कि ये आपकी पूरी स्किन को पील कर देती है। आपकी स्किन बिल्कुल नाजुक पड़ जाती है और जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो आपकी सारी स्किन बॉडी की निकलती जाती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे सर से लेकर मेरी पूरी बॉडी की सारी ही स्किन निकल गई थी। तो कपड़े पहनना तो आपको पता ही है, धर्मशाला की ठंड और फरवरी का महीना था, तो कपड़े तो मैं नहीं पहन पाती थी। तो पट्टियाँ करके मुझे रखा जाता था सारा टाइम
और डॉक्टर्स वो पट्टियाँ जब करते थे तो उससे पहले मुझे ग्लूकोज आता है उससे नहलाते थे और फिर उसके बाद वो पट्टियाँ करके मुझे बंद करके रख देते थे। कितना समय लगा ये पूरा जो ट्रीटमेंट आपका चला, जब आपने एक बात कही तो शुरुआती से लेके अंत तक कितना समय लगा उस पूरी ट्रीटमेंट के दौरान? 6 महीने तक तो मैं रेगुलर एडमिट रही हूँ हॉस्पिटल में ही, टांडा में। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आपको आया हो कि अब तो खत्म ही है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं नहीं बचूंगी, या ऐसा कुछ फील किया आपने कभी? ऑब्वियसली सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसे नॉर्मली हमें एक सर दर्द होता है तो हम कहते हैं कि नहीं 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 बस बड़ा ख़राब हो गया है ना, पर आप सोचो कि पूरी ही बॉडी की स्किन ही नहीं है आप। और ये चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो ऐसी है कि आप अपनी स्किन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे नॉर्मली हमें लगता है कि हाँ ये कुछ नहीं है, छोटी। अब आप सोचो कि अगर आपको छोटी सी चोट लगती है तो आपको उस पर कितना दर्द होता है, तो आपकी पूरी बॉडी वो चोट ही थी एक तरह से, तो आपकी वो पूरी बॉडी चोट से भरी हुई है। और जैसे भी मतलब आपको अगर कोई कपड़ा उठाया जा रहा है तो जब उसको तो वो पूरी ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर स्किन से। भी उसके साथ निकल जा रही है। स्किन जो थोड़ी बहुत आ रही है दवाई लगाने से थोड़ी हीलिंग हो रही है वो भी साथ में ही निकल जा रही है। तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि हाँ, इवन मैं अपनी मम्मा को बोलती थी कि नहीं अब मैं नहीं बचूंगी, है ना। पर ये था कि फिर ऑन द सेकेंड टाइम मैं सोचती थी कि अभी मेरी एज इतनी छोटी है ना, और अभी मैंने कुछ बहुत कम चीज़ें की हैं। एज यू नो आई वॉज इनटू मॉडलिंग, और एक जो इंसान जो खुद को एज अ मॉडल देख रहा है ना, और जो एक्टिंग कर रहा है, गाने दे चुका, काफी हिट हुए हैं। हाँ, और मैंने 4 साल तक तो लगातार थिएटर किया है, तो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैंने सिर्फ 1 एक्ट प्लेस किए हैं। तो मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ मैं उससे टोटली अगेंस्ट जा रही है मेरी लाइफ, और मतलब मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं जब भी खुद को शीशे में देखती थी तो मेरे फेस में स्किन ही नहीं थी। आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि मेरे पूरे फेस में स्किन ही नहीं थी, और आई गेन्ड सो मच वेट बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स और दैट ट्रीटमेंट। तो मतलब वो तो काफ़ी पता नहीं क्या था। तो उस दौरान आप मानसिक तौर पे किस तरह से उभरे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो परिस्थिति थी काफ़ी दयनीय थी, ऐसे में जब आपने अपने आप को देखा कि इससे पहले मैं काफ़ी गाने कर चुकी हूँ और काफ़ी पॉपुलर हूँ अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में, तो उस दौरान आपके मन में ऐसा नहीं आया कि नहीं अब मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी या मैं उससे नहीं उभर पाऊंगी? और उस परिस्थिति में आपके परिवार का किस तरह का सहयोग जो है रहा है? तो कभी कभी तो ऐसे लगता था कि हाँ नहीं हो पाएगा, मतलब मैं ही नहीं बचूंगी तो काम तो कौन करेगा। पर हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी एक चीज़ हमेशा से मेरे दिमाग में थी कि अभी मैंने कुछ भी ऐसा अचीव तो नहीं किया है कि मैं शांति से बैठ जाऊँ इस बीमारी को लेके। वो दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट वाज नॉट माई लाइफ, और आई डिफाइन माई लाइफ। तो वो सब चीज़ें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे रोक देंगी, है ना। तो अभी भी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो मच, है ना, और मैं हर एक चीज़ पे अभी भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2024 था जो कि मेरा पूरा हॉस्पिटल में गया, बट 2025 में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है फिर से कि जो मेरी मम्मा सारा टाइम मेरे साथ हॉस्पिटल में रही हैं, रोती रही हैं, वो मेरे सामने कभी नहीं रोई हैं, पर वो बाहर जो भी लोग मेरा पता लेने आते थे उनके साथ जाके ज़रूर रोती थी बाहर जाके, और मुझे दिखता था वो। पर मैं इतनी भी कैपेबल नहीं थी कि मैं उठ के उन्हें गले लगा सकूं, क्योंकि वो तो मुझे गले लगाने से भी डरते थे कि अगर हम इसे गले लगाएंगे तो इसे दर्द होगा। तो मतलब वो सब चीज़ें मुझे फिर से करनी है, और ये चीज़ हमेशा से मेरे दिमाग में थी, और शायद 2025 में मैं कुछ ना कुछ फिर से बड़ा कर दूं। इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा साथ जो था, सहयोग जो था, वो किसका मिला आपको? कौन ऐसा इंसान था जो इस पूरी परिस्थिति के दौरान आपके साथ रहा? मेरी मम्मा, बाकी तो कोई भी नहीं था। तो मेरी मम्मा हमेशा ही मेरे साथ रही हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, हॉस्पिटल में भी, और फिर उसके बाद घर पे भी जब मैं गई तो मम्मा तो 24/7 ऑन ड्यूटी ही होती है। तो उन लोगों के कॉल्स भी आए जिनके साथ आपने काम किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने लोगों के साथ स्पेंड किया, तो उन लोगों ने भी आपसे बातचीत की या मिलने आए वहाँ पे, या सुध-बुध ली आपकी उस दौरान? काफ़ी लोग आए जिनसे भी मेरा कांटेक्ट था। धर्मशाला से काफ़ी लोग मेरे से मिलने आए थे टांडा, और वो लोग मिल के जाते थे, पर यही था कि सभी को ऐसा लगता था कि शायद ये फिर से वैसी तो नहीं हो सकती। पर अभी जब लोग मुझे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो होने लग पड़ी। अब कुछ लोगों को इस चीज़ से मे बी प्रॉब्लम भी होती होगी कि हाँ ये फिर से कैसे होने लग पड़ी, क्योंकि जब आप किसी बुरे फेज से गुजर रहे होते हो तो आप लोगों के ट्रू कलर्स देखते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के। उस टाइम पे आपके पास कोई भी नहीं होता, एक सिवाय मेरी मम्मा के तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। कुछ दोस्त होते हैं जो कि आते हैं, हाल पूछते हैं, चले जाते हैं, पर उस टाइम पे आपको किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि वो आके आपका हाल पूछ के चले जाएँ या आपको कुछ फ्रूट्स दे के चले जाएँ। उस टाइम पे इंसान को चाहिए होता है कि उसके साथ कोई बैठे हो और उसकी तकलीफ़ को समझे, पर ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको ऐसे मिलते हैं।
तो जब आप रिकवरी पे थे या जब रिकवर अपने करने लगे थे अपनी बॉडी को या अपने जो बीमारी थी उसको, तो उस दौरान अगर बात करें स्पेशली परिवार की या दोस्तों की, तो उसमें सबसे बेनिफिट आपको क्या लगा, किस तरह की इंपॉर्टेंस उनकी रही है, किस तरह का साथ रहा? और जो अगर बात करें दवाइयों की, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेंथ था जो आपकी बॉडी को लगा कि नहीं इसके अलावा ये चीज़ जो है वो बेनिफिट दे सकती है? हमने क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है आपको, तो हमारे हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ये माता निकली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आपको सजेशंस भी देते हैं कि ये माता निकली है और आप इसे वैसे ही किसी पंडित को दिखाओ, वैसा वैसा। तो हम भी ऐसे चक्करों में पड़े थे, पर मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि मुझे शायद डॉक्टर्स का ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि किसी की बात में आके हमने एक दिन की दवाई बिल्कुल मिस कर दी थी, क्योंकि हमें विश्वास था कि हाँ ये हिमाचली चीज़ें हैं और ये होती हैं। तो हाँ कुछ केसेस में होती होंगी, लेकिन मेरा मैसेज सिर्फ यही रहेगा सबके लिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डॉक्टर एक डायग्नोज बता रहे हैं, वो आपको सभी प्रूफ्स के साथ बता रहे हैं कि ये क्या क्या डायग्नोज है। तो आप ये सोच के कि ये एक चेलों वाला काम है, पंडितों वाला काम है, उसमें जाके अपनी दवाई तो एटलीस्ट मत छोड़ो। क्योंकि मैंने छोड़ी थी और जिस दिन मैंने दवाई नहीं खाई थी उस दिन रात को लिटरली मैं चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तो मेरा तो यही एक लास्ट मैसेज रहेगा कि आप कुछ भी करो पर अपना जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो ज़रूर लो। तो इस दौरान आपका जो रिलेशनशिप रहा होगा या था, उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ा या कुछ ऐसा हुआ कि नहीं इन्होंने लोगों ने बात करना छोड़ दी हो, या जो आपका खास है उसने बात करना छोड़ दी हो? मैं किसी को मेंशन तो नहीं करूँगी, बट हाँ आप इतना सोच सकते हो कि आप जब अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ सफ़र कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हेल्थ इश्यूज से बड़ा कोई भी इशू नहीं होता आपकी लाइफ में। और सोचो कि उस टाइम पे आपके जितने भी खास लोग हैं वो आपसे इसलिए बैकअप कर रहे हैं क्योंकि आप वैसे दिखते नहीं हो जैसा देख के उन्होंने आपसे बात करना शुरू की थी। तो आई थिंक वो सबसे एक वर्स्ट चीज़ है कि मैंने इस टाइम पे अपने बहुत से दोस्तों को और बहुत से खास रिश्तों को सिर्फ इसलिए खोया है क्योंकि मेरा जो फेस है और मेरी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो चेंज हो गई थी। तो मैं तो इस चीज़ को शायद उन लोगों को तो आप कंसीडर ही मत करो अपनी लाइफ में जो आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के जा रहे हैं। तो इस पूरी बीमारी के दौरान कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आई आपको, या कुछ ऐसा हुआ जिसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई हो कि नहीं इसमें काफ़ी खर्चा हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं मतलब होता है कि परिवार में कुछ सहयोग ना मिल पाने के कारण, अन्य लोगों से सहयोग ना मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, तो वो चीज़ भी हुई आपके साथ? ऐसा तो गॉड्स ग्रेस कभी भी नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ ठीक है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो अब फ्यूचर प्लान क्या है आपका, कि क्या सोचा कि क्या करना है आपने, किस तरह से? मैं कुछ अच्छा ही करूं शायद 2025 में, अगर भगवान की रहमत रही फिर से मेरे ऊपर, तो कुछ ना कुछ अच्छा, फिर से कोई ना कोई एल्बम, पर अब एल्बम पे काम नहीं करूंगी मैं, अब कुछ ना कुछ उससे बड़ा ही लेके आऊँगी। तो अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे नुक्स न्यूज़ के माध्यम से जो दर्शक हमें देख रहे हैं या जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनके लिए? तो एट द एंड मैं बस इतना ही बोलूँगी कि कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, और एक तो लाइटली मत लो और दूसरी चीज़ उसको कभी भी अपने दिमाग तक मत जाने दो, क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर तक ही रहे तभी अच्छा है। वो अगर वो दिमाग में चली जाए तो वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को रोक देगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको डॉक्टर्स कुछ भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल टाइमली लो, क्योंकि दवाइयाँ अगर वो बता रहे हैं तो भाई वो 6-6 साल की डिग्री करके आए हैं उस चीज़ पे, वो तभी बता रहे हैं। आप अपने डॉक्टर मत बनो, क्योंकि डॉक्टर्स जो बताएंगे वो अच्छा ही बताएंगे। नॉर्मली हिमाचल में होता है ना कि नहीं किसी के पास चल गया, किसी ने बोल दिया ये खा लो वो खा ली, उस तरीके का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बॉडी में तो पड़ता होगा। क्योंकि ऐसा मैंने भी किया था और उसी के बाद मेरा ज़्यादा फ्लेयर अप हुआ था। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ तो बिल्कुल मत करो, दवाइयाँ बिल्कुल सीरियसली लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी तान्या, इन्होंने अपनी कहानी जो है हमें बताई है और किस हालात से ये गुजरी हैं, इन्होंने हमें उस बारे में पूरी जानकारी दी है, क्योंकि किस तरह का इनका वो सफ़र रहा जब उस सफ़र में मौत को चुके वापस आई हैं, और ऐसे में किन लोगों ने उनका साथ दिया, क्योंकि एक ऐसा समय आ चुका था जब लोगों ने कह दिया था, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनका बचना जो है बहुत मुश्किल है। और ऐसे में किस तरह की प्रेरणा इनमें आई, किससे मोटिवेट हुई, और आज वर्तमान में हमने जो इनसे बात की है तो क्या स्थिति जो है इनकी है, क्योंकि मौत को हरा के वापस आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद है कि इस कहानी से आप प्रेरित हुए होंगे तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सजग होंगे, क्योंकि जो खाना पीना है, जो स्वास्थ्य है, उसको लेके आप किस तरह का वर्तमान जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर चला हुआ है, और आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य को किस तरह से ठीक जो है किया जा सकता है। योगा की बात की जाए, व्यायाम की बात की जाए, या जो स्वास्थ्य फूड है, पौष्टिक आहार है, उसकी बात की जाए। तो इस प्रकार की कहानियां जो हैं और भी आपके इस वक्त खिलाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।